रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे पहले तैयार रहता हूँ। मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC/ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। Another thing which has come in the news, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, उसको लेकर जो न्यूज़ में अब आया है, दिस इज़ रिगार्डिंग UPSC, दिस इज़ द ट्वीट। ये जो IAS ऑफिसर का है, पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. Ab this becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, बिकॉज यू हैव टेकन द UPSC एग्जाम ऑल्सो। आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में स्टूडेंट। था। मेरा रैंक 384 था और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था वो सब IPS IAS बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं। और मैं ग्रुप B सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, CSS। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद भी मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे। इस पे भी डिबेट होता है, व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी। और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहें यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं। और मैं UPSC को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। SC/ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था M नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे SC/ST में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन SC/ST। अदरवाइज वहाँ अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे पहले तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं। उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC/ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त SC/ST रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियाँ लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब STs हैं, 16% SCs हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग, आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ SC हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से SC/ST की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से
कौन लोग आए कौन ना आए ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें आईएएस कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी आईएएस का आरक्षण मिले। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फ़ायदा मिले। हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है। जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले। तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद ज़रूरत भी नहीं है उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये ज़रूरी है और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। इंदिरा साहनी केस 93 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप OBC से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे कुछ बचना होता है। हाँ, सही बात है। देखिए इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS। If you are in OBC you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी, कि मैं बन ही जाऊं। जी। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो OBC में था पर उसने OBC आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, वाई शुड आई टेक रिजर्वेशन। ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप OBC नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप B में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप C ग्रुप D में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप OBC में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से एक खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे OBC में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो B और C कैटेगरीज में हैं, C और D में, उनके बच्चों को हम OBC में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, OBC में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। EWS में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर IAS ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं OBC में आता हूँ लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ ज़िंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से।
अब मुझे आईएएस बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट मैं- कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो हाँ, हाँ, सब एकदम विजिबल है, उतना ही मैं कह रहा उसको हूँ। आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो आईटीआर में है मैं उसी की बात कर रहा ITR, हूँ। हाँ, ओके, है ना? हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ। जो आईटीआर में मैं उसकी बात उसमें कर भी रहा हूँ। आप नहीं हाँ, कर सकते नहीं कर कुछ। सकते, मैं उसी की बात कर हाँ। रहा हूँ, है ना? अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है, हाँ। और मैं अपने फादर से कहूँ कि पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है, लेकिन अब क्या लागू होता है ITR। कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हाँ। हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ Parental पेरेंट्स income, इनकम, parents। सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ when I am appearing for UPSC exam, being in OBC, I am still eligible to be an OBC और candidate. पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर I know. दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गंवा दें, ये सब कर पेंशन लेंगे? क्यों कमाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 years। नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस अच्छा, हो चुकी ओके, है उनकी, कितनी सर्विस, पेंशन हाँ। मिलेगी। ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती है, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे। उनको पेंशन से